नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी एनसीईआरटी बुक 8वीं कक्षा के दूसरे अध्याय लाख की चूड़ियाँ पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में लेखक ने एक ऐसी समस्या का उजागर किया है जो मशीनीकरण की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे ही बदलू भी एक ऐसा ही आदमी है जो पहले लाख की चूड़ियाँ बनाता था और जब मार्केट में कांच की चूड़ियाँ आ जाती हैं तो वह बेरोजगार हो जाता है क्योंकि उसकी लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता है। तो इस तरह से उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। अब हम कहानी पढ़ते हैं और उस साथ में ही उसका भावार्थ समझते चलते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी बच्चे का मन मोह ले। लेखक बताता है कि गांव में सबसे अच्छा मुझे बदलू लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वह उसे जो है लाख की गोलियां बना के देता था और वह बदलू कहाँ का था? वह उसके मामा के गांव का था। वह ऐसी रंग बिरंगी गोलियां उसको देता था जो सभी बच्चों का मन मोह, अर्थात सभी बच्चों को अच्छी लगती थी। वैसे तो मेरे मामा का गांव होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं बदलू मामा न कहकर लेखक को काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनानुमा मुंगरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ा देता, गोल और चिकना बनाता और एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग चढ़ाता। लेखक बताता है कि वैसे तो जो बदलू था वह मेरे मामा के गांव का था, इसलिए हमें उसे मामा कहना चाहिए था, लेकिन गांव के सारे बच्चे उसे काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे काका कहता था। लेखक का घर एक ऊंचे स्थान पर था और वह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाया करता था। लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले वह गर्म भट्टी में लाख को पिघलाता था और उन्हें मुलायम होने के लिए वह रख देता था। फिर उसे सलाख के समान पतला, बिल्कुल पतला बना करके चूड़ियों का आकार दे देता था। जब वह एक हाथ की चूड़ियाँ तैयार कर लेता तब उन पर रंग चढ़ा देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही वह मेरे लिए मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखते रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 चूड़ियाँ बनाता, 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने के बाद वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यहाँ पर लेखक बताता है कि वह जो है बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था वह उसके पास जाकर घंटों बैठा रहता था और उसे बैठने के लिए एक मचिया देता। मचिया एक छोटी सी कुर्सी जिसे हम कह सकते हैं, स्टूल कह सकते हैं, वह छोटी सी मचिया होती है जो गांव में रहती है जिस पे लोग बैठते हैं। तो लेखक कहता है कि वह मुझे लल्ला कहता था और जब वह चूड़ियाँ बना लेता था तो उसे मुंगरी पर चढ़ा देता था और उसे उसी तरह से निहारता था जैसे नववधू अर्थात दुल्हन के हाथ में जैसे चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं ना जब आप लोग देखते हैं, तो इसी तरह से वह उन मुंगरियों पर चढ़ी चूड़ियों को देखता रहता था। बदलू मणिहार था। मणिहार का अर्थ होता है बेटा चूड़ी बेचने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब उसके खानदानी पेशा था। सारे जितने भी उसके दादा बाबा थे सारे लोग चूड़ियाँ ही बनाते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत मतलब बहुत ही जल्दी वह खत्म हो जाती थी। बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियाँ ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है बेटा कि किसी एक वस्तु की दूसरे बदले दूसरे वस्तु लेना। जैसे गांव में सबके घर अनाज होता है, गेहूँ धान चावल, तो वह गांव के लोग गेहूँ धान चावल के बदले चूड़ियाँ खरीद लेते थे। मतलब किसी वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु को खरीदने की प्रथा को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। तो वह किसी से पैसा नहीं लेता था बल्कि कोई उनसे
वस्तु ले लेता था, धान गेहूँ अनाज जो भी था, और उसके बदले में उन्हें चूड़ियाँ दे देता था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू का स्वभाव बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे जो कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। कसर का अर्थ होता है कमी, जो भी कमी रहती थी वो उसे पूरा कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े के महत्व ही और ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा की किसी लड़की की विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना मतलब कठिन परिश्रम करना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और जो रुपए मिलते सो अलग। लेखक ने बताया कि बदलू जो था वो मनिहार था, मतलब चूड़ी बेचने वाला था। गांव के सारे लोगों को वह चूड़ियाँ देता था, कभी कभी किसी को मुफ्त में भी चूड़ियाँ दे देता था। लेकिन गांव में आप देखते हैं बेटा कि जब भी शादी विवाह का अवसर होता है तो जो चूड़ी पहनाने वाले आता है उसको कुछ तोहफा दिया जाता है, नेग जिसे गाँव में बोलते हैं, वह ससुराल पक्ष वाले ही देते हैं। तो लेखक बताता है कि मुझे याद है कि मेरी मामा की लड़की की जब शादी थी तो वह उस समय बहुत ही बिगड़ गया था और उसे मनाने में लोहे लगे थे, मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ा था। उस समय विवाह के जोड़े का मूल्य इतना अधिक बढ़ जाता था, अर्थात विवाह में इसी जोड़े का मूल्य, जो चूड़ियों का जोड़ा होता था उसका मूल्य इसलिए बढ़ जाता था क्योंकि वह दुल्हन को पहनाता था और उनसे खुशी में मंगल अवसर पर वह उनसे कुछ तोहफा लेता था। जैसे उसके घर वाले के लिए कपड़े मिलते, ढेर सारा उसको अनाज मिलता, उसके लिए पगड़ी मिलती, और जो पैसे मिलते वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। लेखक को दुख इस बात का था कि जब किसी के हाथ में गांव की औरतें जो थीं वो कांच की चूड़ी पहन लेती थी तो उसे बहुत दुख होता था, कुड़ होती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था, और कभी कभी दो चार बातें सुना देता था, मतलब उसके बारे में बुरा भला बोल देता था कि आपने ये जो चूड़ी पहनी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना। मुझसे तो वह घंटे बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। ये लेखक से घंटों बातें करता था। लेखक बताता था कि बदलू मामा, हमारे जो शहर में है वहाँ तो सारी औरतें कांच की अर्थात शीशे की चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन उसका उत्तर क्या देता है बदलू कि शहर की बात कुछ और है, वहाँ पर तो औरतें मर्द का हाथ पकड़ कर चलती हैं, मतलब उनको शर्म नहीं आती। और क्या कहता है, उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। नाजुक का अर्थ होता है बेटा कोमल, उनकी कलाइयाँ कोमल होती हैं, क्योंकि लाख की जो चूड़ियाँ बनी होती हैं वह मोटी होती हैं और वजन में भी भारी होती हैं। तो वह कहता है कि अगर वो पहनेंगी तो कहीं मोच ना आ जाए, कहीं उनका हाथ मोच ना आ जाए, मतलब टूट ना जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता। जिन दिनों गाय दूध देती सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो रोज़ ही उसके यहाँ दो चार आम खा लेता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह लगभग रोज़ ही मेरे लिए एक दो गोलियाँ बनाता था। लेखक बताता है कि वह मेरी खास खातिरदारी करना, मतलब जैसे कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए आवाभगत करते हैं, तो उसी तरह से लेखक जब उसके घर पहुंचता था तो वह उसके लिए, गाय जब दूध देती थी तो दूध बचा के रखता था, और आम के दिनों में आम उसके लिए दो चार रखता था। लेकिन लेखक कहता है सबसे अच्छा मुझे जो लगता था वह यह कि वह मुझे रोज़ एक दो गोलियां बनाकर दे देता था। बच्चों को खेलना ज़्यादा पसंद होता है तो गोलियाँ पा करके लेखक इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश होता था। अब लेखक आगे बताता है कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। बहुधा मतलब बहुत बार, हर बार, प्रायः लेखक क्या करता था, छुट्टियों में मामा के वहाँ जाता था, स्कूल खुलने के बाद ही वापस आता था। परंतु दो तीन बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी का तबादला दूसरे शहर में हो गया और एक लंबी अवधि के बाद मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां अब मेरी रुचि ना रही। अतः गांव
होते हुए भी कई दिनों मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे अचानक बदलू का ध्यान हो आया। सहसा मतलब अचानक। बात यह है हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की के आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते घर चला। बदलू वहीं चबूतरे पर बैठा नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक पहले हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता था, लेकिन जब उसके पिताजी का तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे शहर में, तो बहुत दिनों तक उसका मामा के वहाँ आना जाना नहीं हुआ। 8-10 साल बाद जब मामा के वहाँ पहुँचा तो उसे अचानक बदलू मामा का ध्यान आया। ध्यान कब आया कि जब उसकी मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर गई। उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूट कर चुभ गई, जिसकी वजह से उसे याद आया, अरे बदलू जो चूड़ी बनाता था वो तो हाथ में नहीं चुभती थी। तो उसे उसी से चूड़ी का याद आया और वह जाकर बदलू से मिलता है तो देखता है कि बदलू एक चबूतरे पर ऊंचे स्थान पर बैठा खाट पर लेटा हुआ है। लेखक वहां पहुंचकर बोलता है, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा मतलब देखता रहा। मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। फिर बदलू चुप रहा, मानो वह स्मृति पटल कि अतीत चित्र उतार रहा हो। वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अपने स्मृति पटल मतलब याद, स्मृति मतलब याद करना। वह पुरानी यादों को देखता, अतीत मतलब बीते हुए चित्र को जब याद करता है तो उसे याद आ जाता है और फिर कहता है कि आओ आओ बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ काका, इधर आना ना हो सका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक चारपाई पर बैठते हुए कहता, हाँ काका, बहुत दिन हो गया, इधर मेरा आना नहीं हुआ। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछियाँ नजर आई और ना ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते क्या काका? मैंने पूछा। लेखक जब जाता था तो वहाँ पर देखता था कि वह आग की भट्ठी जली हुई है और वहाँ नीम के पेड़ के नीचे मछिए पर बैठ कर के वह लाख की चूड़ियाँ बनाता रहता था। लेकिन इस बार जब लेखक पहुँचा तो इधर उधर जब देखा, इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, इधर उधर जब उसने देखा तो उसे कुछ नहीं नजर आया, ना ही वह मछिया जिस पर वह बैठता था और ना ही वह भट्ठी जिस पर वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो फिर लेखक पूछता है कि आजकल काम नहीं करते क्या काका? जवाब देता है बदलू, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मशीन का युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेती भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। फिर लेखक बताता है कि अब गांव में कोई लाख की बनाई हुई चूड़ियाँ नहीं पहुँचता, क्योंकि मशीन का युग आ गया। मशीन का युग से मतलब कि अब सारा काम मशीनों से होने लगा है। खेती का काम भी अब मशीनों से बनी होने लगे हैं। और बताता है कि जो हाथ से बनी चूड़ियाँ, उसमें कांच से बनी चूड़ियों जितनी सुंदरता भी नहीं आ पाती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, लेखक बोलता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर भी होता है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह खांसता रहा। वह कहता, नाजुक तो फिर भी होता है। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था और साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ही ठीक हो जाएगी। जब वह बदलू खांस रहा था तो लेखक को ऐसा लगा, दमा मतलब एक टीबी बीमारी होती है। तो उसने बताया कि नहीं, मुझे दमा नहीं है और ये फसली खांसी, फसली मतलब सीजन में जो आने लगती है, जैसे बारिश का मौसम आता है या फिर ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो खांसी सबको आने लगती है, तो वो बोलते हैं फसली खांसी है, जो कभी कभी आती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। मैं चुप रहा। मुझे लगा अंदर उसकी कोई बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितनों के हाथ काट लिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन लेखक ने लिखी है कि मशीन ने कितनों के हाथ काट लिया। हाथ काट लेने का मतलब कि उनका काम धंधा बंद कर दिया है। जिनका अपना रोज़गार था, वह पहले गांव के सारे लोगों को रोज़गार मिलता था, अब क्या है कि मशीन युग आ जाने की वजह से सबका रोज़गार छिन गया है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने इस विषय
बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहलहा कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी की आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मैंने उसी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, इस साल तो बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। लेखक के लिए वह अपनी बेटी से आम मंगवाता है। उसके बाद मैं चुप हो गया। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं चुप हो गया। वे दिन मुझे याद आए कि जब मेरे लिए वह मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? लेखक अब मलाई की याद आ रही है तो पूछ रहा है, गाय तो अच्छी है ना? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? वह बदलू बताता है कि मैंने गाय अपनी बेच दी क्योंकि उसे खिलाने के लिए मेरे पास चारा भी नहीं था। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर के आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। लेखक ने कहा कि यह तो बहुत ढेर सारे आम है, इतना मैं नहीं खा पाऊँगा। वाह वाह, हंस उठा। शहरी ठहरे ना, तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम खा जाता था। आप लोग की बात ही कुछ और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला के लिए 4-5 आम छाँट कर दे दो, सिंदूरी वाला देना। देखो लला कैसे हैं, यह इसी साल पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में भरकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाए। मेरी निगाह क्षण भर के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक गई मतलब उसके हाथों पर उसकी नज़र रुक गई। उसको एक निहारने लगा, देखने लगा, उसकी कलाइयों को, उसकी गोरी गोरी कलाइयों को, मतलब उसकी हथेलियों को देखने लगा। चूड़ी बहुत फब रही थी। फबना का मतलब होता है सुंदर लगना। उस पर चूड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी। फबना मतलब सुंदर लगना। चूड़ी उसकी कलाई में जो दिख रही थी वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। बदलू समझदार था, वह जान गया कि यह चूड़ियों को ही देख रहा है, तो वह उसने बोल दिया कि यह मेरा बनाया आखिरी जोड़ा है, मतलब इसके बाद मैंने कभी चूड़ी नहीं बनाई। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। उसने इतने मेहनत से बनाई थी, उस पर सिर्फ उन्होंने 10 आना दे रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी बनाई हुई चूड़ी नहीं दी और बोल दिया कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए, खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था, आसानी से टूट जाए। यहाँ पर लेखक ने बताया कि उसका रोजगार उजड़ चुका था, लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान था। उसने कभी भी कांच की चूड़ियों को पसंद नहीं किया और रोज़गार छीन जाने के बाद ही उसके अंदर जो इच्छा थी कि वह कांच की चूड़ियाँ नहीं पसंद करेगा और वह लाख की चूड़ियाँ ही लोगों को पहनाएगा, वह इच्छा अपनी जीवित रखी। लेखक को इस बात की खुशी थी कि बदलू हार कर भी नहीं हार मानी। मतलब कि रोज़गार तो उसका बंद हो गया है, सब कुछ, उसकी गाय भी बिक गई है, उसके पास इतने पैसे नहीं है चारा खिला सके उसे, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्वाभिमान है। वह अपनी बेटी को आज भी लाख की चूड़ियाँ पहना रही है और उसके अंदर यह लालसा है कि मैंने जो है कम पैसे में उस चूड़ियों को नहीं दिया, उसको संजो कर रखा है। वह कांच की चूड़ियों की तरह टूट नहीं गया। जैसे कांच की चूड़ी होती है, उसकी क्या खासियत होती है कि ज़रा सा भी अगर उसे ठोकर लगती है तो वह टूट जाती है, लेकिन लाख की चूड़ियाँ मजबूत होती है। तो बदलू का जो व्यक्तित्व था वह लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत था, वह टूटा नहीं था। उसके अंदर दुख तो था कि हमारा जो है रोज़गार चला गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, अपनी जीविका का साधन ढूंढ लिया था। इस पाठ में बच्चों लाख की चूड़ियों के माध्यम से मशीनीकरण का युग, अर्थात आधुनिक युग में सब कुछ मशीनों से होता है। गांव में जैसे जुताई के लिए मशीन आ गए हैं, कटाई के लिए मशीन आ गए, इसलिए बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, उनके रोज़गार छीन गए हैं। इसके माध्यम से यही समझाने की कोशिश किया है। अब हम यहाँ पर प्रश्नों को देख लेते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था बच्चों, क्योंकि वहां पर उसे लाख की गोलियां खेलने को मिलती थी। और बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। दूसरा प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, और वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति है रुपया, रुपये के बदले हम कोई वस्तु खरीदते हैं। तीसरा प्रश्न, मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस प्रथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने
मशीनीकरण युग से लोगों के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है, लोग बेरोजगार किस तरह से हो गए हैं, लघु उद्योगों का विनाश हो गया, इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। बदलू के मन में यह व्यथा थी कि लोग, सारे गांव के लोग, औरतें जो हैं वह कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। वह इस बात से दुखी था जो लेखक से छिपी ना रह सकी। मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव है। मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव है। उसका रोजगार छिन जाता है और उसकी जीविका का साधन खत्म हो जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। कहानी से आगे प्रश्न उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं जो है करेंगे। मैंने इस पाठ को एक बार अच्छे से बताने की कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।